हे गाइस, स्वागत है आपका देव मूवी पिक्चर पॉइंट पे। तो जैसे ही हमने अपनी सामान्य दिन की सीरीज शुरू करी है, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम हर बार की तरफ 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो जो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा करता है, उसकी जो मंजूरी देने वाला जो प्रस्ताव है ना, दोनों सदनों द्वारा जो पारित करता है, वो किस बेस पे किया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो वो जो पारित किया जाता है वो किया जाता है साधारण बहुमत के आधार पे। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, साधारण बहुमत के आधार पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता। तो कौन सी ऐसी वीटो शक्ति है जिसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता? इसका सही ऑप्शन है विशेषित वीटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा विशेषित वीटो का यूज भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? तो जो वित्तीय विधेयक होता है उसको कितने टाइम पीरियड के अंदर प्रभावी हो जाना चाहिए, ये पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जो प्रभावी हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 75 दिनों के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा 75 दिन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिक एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? ठीक है, यानी पूछा रहा है कि सीधे सीधे कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक और विदेशी जो नागरिक हैं उन दोनों को प्राप्त है। ठीक है, समान रूप से। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है अनुच्छेद 14, ये भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा, निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधयन को सिफारिश की दी थी? तो सरकारी जो निधयन की जो सिफारिश दी थी वो दी थी हमारी इंद्रजीत गुप्ता समिति ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये चुनावी खर्च की सरकारी निधयन की सिफारिश को। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूरी हो जाए तो उसके आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म में संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो जो बौद्ध धर्म में जो संघ संबंधित नियम और आचरण होते हैं वो विनय पिटक होता है। ठीक है, विनय पिटक में क्या है, सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मिलान करने हैं। ठीक है, भूमि और उपयोग दिए हैं। ठीक है, किस भूमि का उपयोग किस के लिए किया जाता है, तो इसको मिलान कर लेते हैं। क्षेत्र, तो क्षेत्र जो होता है कृषि योग्य भूमि। ठीक है, और वास्तु होती है वास करने योग्य भूमि होती है। ठीक है, वास्तु से कहते हैं। खिल्ले होती है बंजर भूमि होती है। और अपरहत होती है जंगली भूमि। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। देवपाल ने नालंदा में विश्व जो बौद्ध विहार बनाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए थे? तो जो देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए जो 5 गांव दान में दिए थे वो दिए थे बालपुत्र देव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा बालपुत्र देव को क्या दिए थे, 5 गांव दान में दिए थे देवपाल में नालंदा में। ठीक है, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने हेतु। और बौद्ध विहार क्या होता है, बौद्ध जो भिक्षु होते हैं ना उनके जो रहने के स्थान होता है उसे बौद्ध विहार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? तो जो सगुण भक्ति से जो संबंधित नहीं है वो है कबीर। ठीक है, सगुण जो भक्ति है उससे कबीर संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य निम्नलिखित में से किसका है? तो यह किसने कहा था कि क्रांति की जो तलवार होती है, ठीक है, उसमें जो वैचारिक पत्थर होता है उसको रगड़ने से ही धार आती है। तो ये जो कथन दिया था वो कथन दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा भगत सिंह द्वारा यह कथन दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी ना जो, तो उसी संबंधित में ये सवाल है। ठीक है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो जो काकोरी कांड हुआ था, कमेंट करके बताइए कि काकोरी कांड कब हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि काकोरी कांड हुआ था। तो मैं बता देता हूँ आपको कि काकोरी कांड में हुआ क्या था। 9 अगस्त 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ठीक है, इसमें जो शामिल हुए थे रामप्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे और अशफाकुल्ला खां थे। ठीक है, और राजेंद्र लाहड़ी थे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहड़ी। 9 अगस्त 1925 को हुई थी ये घटना। तो इसमें जो पूछा रहा है कि किस कौन से संगठन के क्रांतिकारी ने ये अंजाम दिया था, तो इसका जो अंजाम दिया था वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दिया था। ठीक है, इस संगठन ने क्या दिया था, इसको अंजाम दिया था। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसमें कौन कौन भाग लिया था किस चीज़ ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आतंकवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आतंकवादी जो लोकतंत्र दल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी
MN राय द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट है, ठीक है। आतंकवादी लोकतंत्र दल की जो अतिवादी जो लोकतंत्र दल की स्थापना की थी वो की थी MN रॉय ने। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? तो जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो हुई थी टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के मध्य। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रमणता की नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? तो जो ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रमणता की जो नीति का संबंध था वो संबंध था अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान से इसका संबंध था। नेक्स्ट देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो जो श्वेत विद्रोह हुआ था वो हुआ था रिपन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, रिपन के टाइम पीरियड पे हमारा श्वेत विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा यानी पेशगी, ठीक है, पेशगी के रूप में जो धनराशि देते थे, इस प्रथा को कहा जाता था। तो जो पेशगी के रूप में जो धनराशि देते थे इसे ददनी कहते थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, ददनी कहा जाता है, ठीक है, पेशगी कहते हैं ना उसको। नेक्स्ट देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। प्रार्थना सभा, तो प्रार्थना सभा का जो स्थापना हुई थी ये 1865, ये गलत दिया है, ठीक है। बाकी सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में, बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी कमेंट करके बताइए, ठीक है। और कृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन 1897, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन हो जाएगा प्रार्थना समाज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो जो मुक्ति दिवस के रूप में जो मनाया था वो मनाया था 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट देखते हैं 20, तो द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो द्वैध शासन प्रणाली के जो जन्मदाता थे वो थे लियोनस कॉटिस। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, लियोनस कॉटिस थे द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता। नेक्स्ट देखते हैं, प्याज में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जो प्याज में लाल रंग आता है वो किसके कारण आता है? एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, एंथोसाइनिन जो रसायन होता है उसके कारण प्याज में लाल रंग आता है। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो जल का त्रिक बिंदु जो तापमान होता है वो पूछ रहा है कि कौन सा टेम्परेचर होता है, ठीक है वो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर आपको वीडियो स्पीड हो रही है तो आप पॉज करके अपने आंसर लगाने के बाद वीडियो को दोबारा से प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर आती है तो क्या होता है, ठीक है। कंडीशन दी है 4, तो बताना है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर आता है तो क्या होता है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर आती है तब व्यक्ति को अपना भार बड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट है, ठीक है। तो जब नीचे जो आएगा क्या हो जाएगा, तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। अपोजिट करके भी आप थोड़ा MCQ लगा सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो जो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में नहीं बदलता है वो नहीं बदलता है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। प्रकाश की जो आवृत्ति रहेगी वो सेम रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, NaCl और NH4Cl, ठीक है, साधारण नमक और NH4Cl की बात कर रहा है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो NaCl और NH4Cl के जो मिश्रण है उसको अलग करने के लिए पूछा रहा है कि किस विधि का प्रयोग करना चाहिए हमने। इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारी जो ऊर्ध्वपातन होती है ना, इस विधि का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। नमक का जो होता है NaCl जो होगा वो वाष्प बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान दिया हमें, तो मिलान करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, कॉपर सल्फेट। तो जो कॉपर सल्फेट हो जाएगा उसका सही मिलान हो जाएगा कीटनाशक के रूप में, ठीक है। कीटनाशक के रूप में किया जाता है कॉपर सल्फेट का यूज। पेंसिलिन, तो जो पेंसिलिन होगा वो जाएगा प्रतिजैविक के रूप में। यूरिया है उर्वरक के रूप में किया जाता है, सीधी सी बात है। और मैलाथियान जो किया जाता है फंगस नाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो ऐसा कौन सा जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? इसके जो सही आंसर बनेगा इसका एगेरिकस बनेगा, ठीक है। एगेरिकस जो है हमारा जीवाणु वो क्या करता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैंडुला ऑब्लोगेटा का कार्य नहीं करता है? तो जो मैंडुला ऑब्लोगेटा का जो कार्य नहीं करता है वो कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करना, ठीक है। ये इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीन की कार्यात्मक इकाई है। तो जो जीन की कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है सिस्टोन। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, सिस्टोन होती है जीन की कार्यात्मक इकाई। नेक्स्ट देखते हैं, स्तनधारियों के भ्रूण में RBC बनता है। तो जो स्तनधारियों के जो भ्रूण में RBC बनता है
वो कहाँ पे बनता है, यकृत पे बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा करेक्ट है कि स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी यकृत में बनता है। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि में स्रावित नहीं होता है? तो जो पीयूष ग्रंथि में स्रावित नहीं होता है वो हार्मोन कौन सा है, कैल्सिटोनिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा कैल्सिटोनिन करेक्ट आंसर है कि कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि में स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो जो पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है वो पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बोरॉन, ठीक है। बोरॉन जो हमारा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की विभिन्न ग्रंथियों जो ग्रंथियां होती है किस ऊतक की बनती है? तो जो शरीर की विभिन्न ग्रंथियां बनती हैं वो बनती हैं उपकला ऊतक की। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा उपकला ऊतक की बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग का कहा जाता है? तो जो मादा जनन अंग में जो मुख्य जनन अंग कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? हमारा डिंडीवाहिनी नलिका को। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा डिंडीवाहिनी नलिका को मादा जनन अंग में मुख्य जनन अंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो जो पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है वो बताना है, ठीक है। तो इसका तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आटागामा। आटागामा जो रेगिस्तान है पृथ्वी पे सबसे शुष्क रेगिस्तान है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों के अलग करता है? तो स्टेट ऑफ जो जोहार करता है वो किन देशों को अलग करता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट है, ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया। इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जो इरूला जनजाति पाई जाती है वो भारत के आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी हो जाएगा इरूला जनजाति भारत के आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो जो नाजका प्लेट स्थित है वो स्थित है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य में है। निम्नलिखित में से कौन पहला जो भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था, ठीक है। और जो जीआई टैग मिलता है ना वो 10 वर्षों तक मिलता है, यानी 10 वर्ष बाद उसे क्या करना पड़ेगा, पुनः करना पड़ेगा। और जीआई टैग की वैल्यू क्या होती है, जैसे अगर किसी चीज़ को जीआई टैग मिलेगा तो उसको क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में भी। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं पहले। तो पहला जो भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था वो कौन सा उत्पाद था? हमारा दार्जिलिंग चाय को। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी बनता है ना, दार्जिलिंग चाय, ये असम में मिलती है, ठीक है, दार्जिलिंग चाय। इसको क्या मिला था? सबसे पहले जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो हेमेटाइट जो होता है कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है, ठीक है। हेमेटाइट जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है भारत में? वो पाया जाता है उड़ीसा में। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए बनेगा उड़ीसा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो हेमेटाइट जो कोयला है कोयले का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है, वो हेमेटाइट, वो उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में किस प्रकार की चट्टान में हीरा पाया जाता है? तो जो भारत की ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें हीरा पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी जो चट्टान है जो भारत में जिसमें हीरा पाया जाता है वो पाया जाता है विंध्य चट्टान में। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा करेक्ट है, ठीक है। विंध्य चट्टान में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान समिति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच जो समानता पाई जाती है पूछा रहा है कि कौन सी है, ठीक है, सहमति किसमें पाई जाती है? तो यह पाई जाती है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन जो समाज है, यह अवधारणा गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच दोनों में समानता सहमति प्रदर्शन करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो जो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है धूपगढ़ी। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा धूपगढ़ी करेक्ट आंसर है, ठीक है। धूपगढ़ी जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा जो रेंज है उसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी पूछा रहा है कि कौन सी समिति के आधार पर की गई थी, ठीक है, यानी किस समिति ने सिफारिश दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हिल्टन यंग समिति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि केंद्रीय बैंकों द्वारा रेपो दर में जो वृद्धि किया जाता है, ठीक है, रेपो रेट जो कहते हैं उसको जो वृद्धि कर दी जाए यानी बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर केंद्रीय जो बैंक होते हैं उनके द्वारा रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जो मुद्रा है उसके प्रसार में कमी आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा अभी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, रेपो रेट यानी टैक्स बढ़ जाएगा ना, तो पैसा क्या होगा, कम यूज में आएगा। अगर टैक्स घट जाएगा तो पैसा अधिक यूज में आता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो प्रत्यक्ष कर संहिता का जो संबंध है वो संबंध है आयकर से। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी बनेगा यह संबंध आयकर से है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र शेष की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो भारत में सर्वप्रथम जो प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कंडला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये बनेगा कंडला में की गई थी भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का
स्थायी सदस्य नहीं है। तो जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है वो कौन सा देश नहीं है? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी क्या है, सुरक्षा जो परिषद है उसका स्थायी सदस्य नहीं है। और जर्मनी से हमें क्या लिया गया है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जर्मनी से हमारा आपातकाल उपबंध लिए गए हैं जर्मनी से। ठीक है, संविधान में इंपॉर्टेंट है। कल का जो टॉपिक था उसी बारे में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो जो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है वो संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से मुखौटा नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य देश नहीं है? तो जो G7 का जो सदस्य देश नहीं है वो कौन सा नहीं है? इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा जो सी हो जाएगा, G7 का जो सदस्य देश नहीं है वो इटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो G7 का जो इससे पहले जो सम्मेलन हुआ था, 48वां सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ये हुआ था जर्मनी में। और अगर पूछा है कि भारत अगर इसका स्थायी सदस्य है या नहीं, तो भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, G7 का भारत स्थायी सदस्य नहीं है, पर लगातार भारत को क्या कर जाता है? बुलाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अब हमारा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो वेतन और पेंशन का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 2 में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई जो शपथ का है, यानी अगर सीधे सीधे पूछा है कि शपथ का उल्लेख किसमें किया है, ठीक है, सीधे पूछा है कि पेंशन का उल्लेख किसमें किया है, तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। शपथ का उल्लेख किसमें किया है? तो तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख, तो प्रतिनिधि का जो उल्लेख किया गया वो चौथी अनुसूची में किया गया। ठीक है, सबके लिए करेक्ट, सबके लिए एक जैसा आएगा। ठीक है, चाहे किसी भी राज्य की बात करें। नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन का उल्लेख किया गया है वो किया गया है 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में देख लेते हैं क्या किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्या किया गया है? प्रशासन का उल्लेख किया गया। ठीक है, 6ठी अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। ठीक है, संघ सूची में होता है केंद्र और राज्य सूची में आता है स्टेट। ठीक है, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों का कंबाइंड होता है। तो इसमें जो उल्लेख किया गया वो दोनों का वो किया है 7वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। तो जो भारत की जो पहले भाषाएं कितनी थी कमेंट करके बताइए। ठीक है, जब जो 8 है कितनी जोड़ी गई थी एक साथ, उससे पहले कितनी भाषाएं थी कमेंट करके बताइए। 8वीं अनुसूची के दौरान क्या किया गया था? इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची के दौरान। भारत द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो जो संपत्ति के जो अधिग्रहण की विधियां हैं उसमें 9वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है या विधि अधिकार। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो 10वीं अनुसूची में किया गया दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए। ठीक है, अगर पूछा है कि पंचायत में को कितने विषय प्राप्त है, तो 29 विषय प्राप्त है पंचायत को। ठीक है, 11वीं अनुसूची में ये वर्णित है और अनुच्छेद 243 का जी के तहत। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 28 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद है वो 243 डब्ल्यू के तहत। ठीक है, भारत में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं त्यागपत्र दिए गए। तो राष्ट्रपति शपथ और त्यागपत्र के बारे में। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है वो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, और अगर त्यागपत्र की बात करें तो राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति वहाँ पे ना हो तो राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? ठीक है, अगर राष्ट्रपति जब त्यागपत्र दे रहा हो तो उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तो उस टाइम पीरियड पे किसको देगा? वो मुख्य न्यायाधीश को देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बन चुका है सवाल। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति अगर शपथ लेता है तो वो राष्ट्रपति द्वारा लेता है। ठीक है, और अगर त्यागपत्र देता है तो वो राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति क्या करेगा? इसका त्यागपत्र भी लेगा। ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है राज्य के मुख्य न्यायाधीश लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे याद करें कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की जगह और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की जगह रखें तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ याद है कि राष्ट्रपति के बारे में याद है तो आप आराम से राज्यपाल के बारे में लगा लेंगे। अगर आपको प्रधानमंत्री के बारे में याद है तो आप आराम से मुख्यमंत्री के बारे में लगा लेंगे। दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, पर एक को देश से संबोधित किया जाता है, एक को राज्य से। तो राज्यपाल जो होता है राज्य के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते थे? मुख्य न्यायाधीश करते थे। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो करता है वो राज्यपाल करता है। जैसे उसमें उपराष्ट्रपति को कौन कर रहा था? सॉरी, उसमें जो प्रधानमंत्री को कर रहा था वो प्रधानमंत्री से लीड करना है मुख्यमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री को करता है राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को करता है राज्यपाल, और इसका जो त्यागपत्र देगा वो राज्यपाल को ही देगा। ठीक है, मुख्यतः आप इतना याद रखिएगा कि लगभग जो शपथ दिलाता है वही त्यागपत्र भी लेगा। ठीक है, अधिकांश अंश में, पर कहीं कहीं पे थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।